एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही डिबेटेबल इश्यू और प्रोविजन डिस्कस करने जा रहा हूँ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में आईटीसी के क्या प्रोविजन रहते हैं। इसके साथ हम कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में भी बात करेंगे, जैसे सोलर पावर पैनल के केस में जीएसटी के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो आइए हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा, जिसके माध्यम से हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो यहाँ पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में टोटल 14 आइटम को शामिल किया गया है, जिसके अंदर बिल्डिंग भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, फैब्रिकेशन भी है, कंप्लीशन भी है, इरेक्शन भी है, इंस्टॉलेशन भी है, फिटिंग आउट भी है, इंप्रूवमेंट भी है, मॉडिफिकेशन भी है, रिपेयर भी है, मेंटेनेंस भी है, रिनोवेशन भी है, अल्ट्रेशन भी है, कमीशनिंग भी है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो वहां पर लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ही एप्लीकेबल होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी गुड्स होना चाहिए। अब यहाँ पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में एक टर्म्स और काम में ले रखी है, वो है कंस्ट्रक्शन। मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म हो गया और कंस्ट्रक्शन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट माना जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का प्री जीएसटी में क्या इंप्लीकेशन था और पोस्ट जीएसटी में क्या इंप्लीकेशन है। तो प्री जीएसटी के अंदर जो इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के केस में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकते थे, मतलब इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों को ही वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता था। लेकिन पोस्ट जीएसटी में केवल जो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको ही वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कंस्ट्रक्शन और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हम कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, अल्ट्रेशन, रिपेयर, इन सबको शामिल किया गया है। लेकिन जो ये रिपेयर है, रिनोवेशन है, अल्ट्रेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, वो किसका होना चाहिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर अगर अपन कुछ भी अल्ट्रेशन करवाते हैं तो उसे कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। और जबकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखें तो वहां पर कंस्ट्रक्शन को इंक्लूड किया गया है। तो कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म है और उसका एक पार्ट है कंस्ट्रक्शन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर अपन कुछ रिपेयर करवाते हैं तो उस केस में क्या प्रोविजन होंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया 100 करोड़ रुपए में। अब मेरा मेटेरियल की जो कॉस्ट आने वाली है वो आने वाली है 70 करोड़ रुपीज, और मेरी जो लेबर और सर्विस चार्ज की कॉस्ट आने वाली है वो है 30 करोड़। तो अब मेरे लिए क्वेश्चन ये है कि इस पूरे एग्जाम्पल में मैं क्या सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूँ, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा हूँ, क्या मैं कॉम्पोजिट सप्लाई दे रहा हूँ, क्या मैं मिक्स सप्लाई दे रहा हूँ, क्या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसको हम लोग समझेंगे, पर उससे पहले हम ये जो एग्जाम्पल हमारे सामने है उसे हम समझते हैं। मैं अपनी कार की रिपेयर करवाने के लिए मैकेनिक के पास गया, मैंने उसको बोला भाई इसकी रिपेयरिंग करनी है। उसने बोला ठीक है। जब वो रिपेयरिंग करने लगा तो उसे पता चला कि इसके अंदर कोई एक कंपोनेंट है जो खराब हो गया है। तो उसने मुझे बोला कि साहब एक कंपोनेंट है जो खराब हो गया है, जो मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा और जिसकी कॉस्ट आने वाली है 7,000 रुपीज। मैंने बोला ठीक है कर दो। उसने वो कंपोनेंट चेंज कर दिया 7,000 रुपीज का, और उसने अपनी सर्विस चार्ज लिया 3,000 रुपीज। तो यहाँ पर हुआ क्या, उसने कंपोनेंट चेंज किया 7,000 का, उसके ऊपर जीएसटी की रेट है 28%, और उसकी जो सर्विस चार्ज है उसके ऊपर है 18%। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि वो अपने इनवॉइस में कौन सी जीएसटी की रेट चार्ज करेगा, क्या वो 28% चार्ज करेगा या फिर वो 18% चार्ज करेगा। इसी के साथ क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई है या फिर मिक्स सप्लाई है। अगर हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दो सर्विस है, दो कंपोनेंट है, एक ऑटो कंपोनेंट है और एक सर्विस कंपोनेंट है, और दोनों ही क्या है, नेचुरली बंडल्ड है। मतलब ये क्या हो गई, कंपोजिट सप्लाई। ये तो क्लियर हो गया कि ये कंपोजिट सप्लाई है, पर यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी कौन सी एप्लीकेबल होगी। तो देखा जाए तो प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है। तो अगर अपन देखते हैं ऑटो कंपोनेंट का जो पार्ट है वो 7,000 रुपीज है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका अमाउंट बड़ा है तो वो जो है प्रिंसिपल सप्लाई है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर इंटेंशन देखा जाएगा। मैं किस इंटेंशन से रिपेयर करवाने के लिए गया था। मेरा इंटेंशन था कि मेरी कार रिपेयर हो, मतलब जो सर्विस चार्ज है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, तो जो जीएसटी की रेट एप्लीकेबल होगी वो होगी 18%। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या मैं दो सेपरेट इनवॉइस उससे बनवा सकता हूँ। क्या मैं उसको बोल दूं कि ऑटो कंपोनेंट की एक अलग इनवॉइस बनवा दे और जो सर्विस पार्ट है उसकी एक अलग इनवॉइस बना दे, तो जो ऑटो कंपोनेंट है उसके ऊपर तो 28% जीएसटी चार्ज कर दे और जो सर्विस कंपोनेंट है उस पर 18% चार्ज कर दे। क्या ये पॉसिबल है क्या?
तो अगर ये वाला पॉसिबल हो जाएगा तो एक लीगल डिस्प्यूट ये खड़ा होता है कि फिर कंपोजिट सप्लाई लाने का मतलब क्या रहा, फिर कंपोजिट सप्लाई की जरूरत ही क्या है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक क्लेरिफिकेशन दिया और एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर 47 डेटेड 18 जून 2018, और उस सर्कुलर के अंदर गवर्नमेंट ने बोला कि बाइफरकेशन पॉसिबल है। आप जो है दो इनवॉइस इशू कर सकते हो, आप जो सर्विस कंपोनेंट है उसके लिए अलग इनवॉइस इशू कर सकते हो और जो ऑटो पार्ट्स का कंपोनेंट था उसके लिए अलग इशू कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये निकलता है कि क्या ये जो सर्कुलर है क्या ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी एप्लीकेबल होगा? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शेड्यूल सेकंड ऑफ सीजीएसटी एक्ट का पैरा 6 ये बोलता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। जब उन्होंने प्रोविजन में ही ये डाल दिया, जब उन्होंने शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में ही ये लिख दिया, तो उस केस में सर्कुलर का इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब सर्कुलर केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एप्लीकेबल होगा, वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में उसे सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। मैं अगर मेरा पहले वाला एग्जांपल वापस लूं, जिसमें मैंने बोला था कि मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ 100 करोड़ रुपए का, जिसमें 70 करोड़ रुपीस मेरा मटेरियल का पार्ट होगा और 30 करोड़ रुपीस मेरा लेबर का पार्ट होगा, तो उस केस में इसे क्या माना जाएगा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और इसके सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे और जो रेट एप्लीकेबल होगी वो एज पर सप्लाई ऑफ सर्विस एप्लीकेबल हो जाएगी। अब हम लोग एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोविजन को डिस्कस करते हैं, वो है सोलर पावर पैनल। सोलर पावर के पैनल में, सोलर पावर पैनल के केस में क्या जीएसटी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, हम उसे समझते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके माध्यम से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो एक पर्सन है मिस्टर मोहित, उसने अपनी फैक्ट्री के अंदर क्या किया? सोलर पावर लगवाया। सोलर पावर पैनल लगवाने के साथ साथ उसने उसकी एरेक्शन करवाया, कमीशनिंग करवाया, और उसने क्या किया? उसको अर्थ के साथ अटैच भी किया। तो जब उसने अर्थ के साथ अटैच किया तो वो क्या बन गई? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या फिर इसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? तो देखा जाए तो सोलर पावर पैनल के केस में जो बड़ा हिस्सा होता है, जो मोस्ट पार्ट होता है, वो होता है गुड्स का। 80 to 90% पार्ट तो क्या होता है? गुड्स का ही होता है। 10% पार्ट जो होता है वो सर्विस का होता है, मतलब इंस्टॉलेशन और अदर एक्सपेंस होते हैं। तो यहाँ पर अब ये समझना है कि क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर ये कंपोजिट सप्लाई है या फिर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन है, मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके लिए डबल ए आर अथॉरिटी ने भी, दो डबल ए आर अथॉरिटी ने अलग अलग डिसीजन दिए। एक डबल ए आर अथॉरिटी ये बोलती है कि ये कंपोजिट सप्लाई है और इसके ऊपर जो है 5% जीएसटी की रेट एप्लीकेबल होनी चाहिए, जबकि दूसरी डबल ए आर अथॉरिटी ये बोलती है कि ये एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है और इसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज होना चाहिए। तो जब डबल ए आर अथॉरिटी ने अलग अलग डिसीजन दे दिए तो उसके बाद 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि 2 दिसंबर 2018 को हुई थी, उसके अंदर गवर्नमेंट ने खुद ने ही एक डीमिंग प्रोविजन ऐड कर दिया और उस डीमिंग प्रोविजन को गवर्नमेंट ने प्रोस्पेक्टिव बेसिस से 1 जनवरी 2019 से एप्लीकेबल कर उसमें कहा कि यहाँ पर जो पोर्शन है वो हम डिसाइड करते हैं सोलर पावर पैनल के केस में 70% पोर्शन जो है वो आपका सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, जबकि 30% पोर्शन जो है वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो ये वाला प्रोविजन जब एप्लीकेबल हो जाता है तब वहां पर पुराने किसी भी प्रोविजन को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर ये प्रोविजन एड ऑन कर दिया और ये डीमिंग प्रोविजन एप्लीकेबल भी कर दिया प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये निकलता है कि क्या अगर जो पोर्शन है गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है 70%, मान लो मेरा जो सोलर पावर पैनल लग रहा है उसमें अगर 80% या फिर 90% पार्ट गुड्स का होगा तो क्या होगा? तो उस केस में कोई भी क्लेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं है। गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन निकाला है उस प्रोविजन में उन्होंने 70% डिसाइड कर दिया है, मतलब अपने को जो बिलिंग करवानी है वो 2 सेपरेट बिलिंग होगी, 70% जो है गुड्स के लिए और 30% सर्विस के लिए। अब एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैंने मेरे ऑफिस का रिपेयर करवाया और अगर मैंने उस खर्चे को कैपिटलाइज्ड किया है तो उसकी इनपुट मुझे अलाउड नहीं होगी, जबकि अगर मैंने उस एक्सपेंस को रेवेन्यू नेचर में डाला है, उसको कैपिटलाइज नहीं किया है, तो उस केस में मैं उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर पाऊंगा। अब आइए हम लोग समझते हैं कि जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्या इंप्लीकेशन होने वाले हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्या इंप्लीकेशन होने वाले हैं उसे समझने के लिए हमें सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की क्लोज सी और डी का डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की क्लोज सी से। क्लोज सी ये बोलता है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी other than plant and machinery except where it is an input service for further supply of works contract service। मतलब जब आप कोई भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हो किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो उस केस में आपको आईटीसी अलाउड नहीं होगी। लेकिन अगर वो प्लांट एंड मशीनरी के केस में है तो आपको आईटीसी अलाउड हो जाएगी। और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप उस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को फर्दर सप्लाई करते हैं तो उस केस में भी आपको इनपुट मिल जाएगी।
तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन क्या होगी। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ऐसी कोई भी इक्विपमेंट या फिर मशीनरी जो कि क्या हो, अटैच हो अर्थ से और जो क्या करे, फाउंडेशन या फिर स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे मेरी आउटवर्ड सप्लाई को, तो उस केस में उसे प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में कुछ एक्सक्लूजन दिए गए हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग और अदर एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर्स को प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है। इसी के साथ टेलीकम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन जो कि फैक्ट्री के बाहर बिछाई गई है, उसे भी प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि एक श्याम है, मिस्टर श्याम, जो कि क्लाइंट है किसका, मिस्टर राम का। मतलब श्याम ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है श्याम को, राम को, कि आपको मेरे लिए एक बिल्डिंग बनानी है 500 करोड़ रुपीस की। तो क्या हुआ, राम ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया वो कॉन्ट्रैक्ट उसने मिस्टर राकेश को सबलेट कर दिया। राकेश ने जो इनवॉइस बनाई वो राम के फेवर में बनाई और राकेश ने जीएसटी चार्ज किया। तो इस केस में क्वेश्चन ये है, क्या राम जो जीएसटी राकेश ने चार्ज की है उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है? तो हाँ, क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 कि क्लोज सी के अंदर ऐसा कहीं पर भी ब्लॉक नहीं किया गया है। वहां पर तो साफ लिखा हुआ है कि जब फर्दर सप्लाई में काम आएगा तो उस केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पर मिस्टर राम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं क्लोज नंबर डी को, मतलब सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की क्लोज डी को। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा अगर गुड्स या सर्विस लेता है किसके लिए, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, लेकिन वो ओन अकाउंट लेता है, मतलब खुद के लिए लेता है, तो उस केस में उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगी। जैसे मिस्टर श्याम ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था राम को, अब मिस्टर श्याम के क्या है, कोई नॉन में है जो कि आयरन का बिजनेस करते हैं, सीमेंट का बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने बोला कि आयरन और सीमेंट मैं परचेज कर लूंगा। जब परचेज की श्याम ने आयरन और सीमेंट, तो उस केस में क्या श्याम उस आयरन और सीमेंट के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होगा? तो नहीं, मिस्टर श्याम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं और हमारे इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करते हैं कि जैसे मिस्टर श्याम ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था मिस्टर राम को 500 करोड़ रुपए का, अब मिस्टर राम ने क्या किया, जो गुड्स उसको खरीदना है, मतलब उसको आयरन खरीदना है, स्टील खरीदना है, सीमेंट खरीदना है, कंस्ट्रक्शन में यही सब काम आने वाला है, तो ये वो खरीदता है एक पर्सन मिस्टर एक्स से, और मिस्टर एक्स क्या करता है, बिल में जीएसटी चार्ज करता है। तो क्या मिस्टर राम उस जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएगा? तो हाँ, मिस्टर राम उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएगा, क्योंकि वो ओन अकाउंट पर नहीं खरीद रहा है, वो अपने क्लाइंट के लिए खरीद रहा है। उस केस में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर पाएगा। तो इस तरह से इस पूरे वीडियो में हमने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जांपल और उसका प्रोविजन जैसे सोलर पावर पैनल और जो ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की क्लोज सी और डी को बहुत अच्छे से समझा। बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हमने हमारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया। इसी तरह से अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।